हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छी तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि हम कंप्यूटर स्टोरेज और मेमोरी डिवाइस की सीरीज़ कर रहे हैं, जिसमें हम एमसीक्यू और पीवाईक्यू और थोड़ी थोड़ी सी थ्योरी भी करवाते जा रहे हैं। तो उसके हमने 2 लेक्चर करवा दिए थे, लेकिन जो हमारे अभी क्वेश्चन थे वो उसमें कंप्लीट नहीं हुए थे। तो आज हम उसका लेक्चर 3 लाए हैं, जिसमें जो ऑल कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो उसमें जैसे कि यूपीएससी हो गया, इसमें भी कंप्यूटर और मेमोरी से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। यूपीएससी हो गया, एसएससी हो गया, रेलवे, बैंकिंग, एमपीएसआई हो गया, छात्रावास अधिरक्षक जो कि वैकेंसी अभी आने वाली है, हरी सिंह गौर यूनिवर्सिटी जिसका एग्ज़ाम अभी है। तो मतलब कोई भी एग्ज़ाम हो, मेमोरी से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, है ना। तो इसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ एमसीक्यू और पीवाईक्यू ही है, इसमें साथ के साथ थोड़ी थोड़ी जितनी भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है हम लोग थ्योरी भी करवाते जाएंगे, ताकि आपका सब कुछ एक ही वीडियो से कवर हो जाए। तो हो सकता है आज भी हमारे कंप्लीट ना हो, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन थे, तो जितने भी रह जाएंगे तो वो नेक्स्ट वीडियो में करवा दिए जाएंगे। तो और मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि जो हमारे क्लास की पीडीएफ होती है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दी जाती है। और जो भी स्टूडेंट अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़ा है, उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप ऐड हो सकते हैं और पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, तो फ्रेंड्स जैसा कि आपको पता है कि मेमोरी के जो 2 लेक्चर थे वो हमने करवा दिए हैं, तो हमने 60 क्वेश्चन करवा दिए थे। तो आज हम उसके आगे के क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो क्वेश्चन है, किस मेमोरी का उपयोग तब होता है जब सीपीयू को हाल ही में एक्सेस किए गए डेटा की आवश्यकता होती है। ऑप्शन पहला है हार्ड डिस्क, दूसरा ऑप्शन है रोम, तीसरा ऑप्शन है कैश मेमोरी एंड लास्ट ऑप्शन है एसएसडी। तो इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा कैश मेमोरी। क्या होगा, कैश मेमोरी। तो देखो, जो सीपीयू होता है सबसे पहले किसे चेक करता है, तो यह कैश मेमोरी को चेक करता है, क्योंकि यह सबसे तेज होती है और यह हाल में ही उपयोग हुए डेटा और निर्देशों को स्टोर करती है, ताकि सीपीयू बार बार रैम तक ना जाए, है ना। अगला क्वेश्चन है, यदि रैम अस्थायी है तो कंप्यूटर बंद होने पर कौन सी मेमोरी डेटा सुरक्षित रखती है। ऑप्शन पहला है रोम, दूसरा ऑप्शन है रैम, तीसरा ऑप्शन है कैश एंड लास्ट ऑप्शन है रजिस्टर। तो इसका बताइए आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर होगा रोम। क्या हो जाएगा, रोम। और रोम का फुल फॉर्म मैंने पहले ही बताया था। रोम का फुल फॉर्म क्या है, रीड ओनली मेमोरी। क्या है रोम का फुल फॉर्म, रीड ओनली मेमोरी। अब थोड़ा सा मैं बता दूं कि जो रोम है, तो रोम कैसी होती है, नॉन वॉलेटाइल होती है। कैसी होती है, नॉन वॉलेटाइल होती है, और इसमें बायोस या बूट लोडर जैसे स्थायी डेटा स्टोर होता है ना। और रैम कैसा होता है, तो रैम होती है वॉलेटाइल। रोम नॉन वॉलेटाइल और रैम वॉलेटाइल, है ना। तो आपको ये भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन रैम का उपयोग करते हुए तेज प्रोसेसिंग सुनिश्चित करता है। ऑप्शन पहला है वर्चुअल मेमोरी, दूसरा ऑप्शन है कैश, तीसरा ऑप्शन है रजिस्टर एंड लास्ट ऑप्शन है डी रैम। तो इसका आंसर बताइए। तो क्या पूछा है
कि रैम का उपयोग करते हुए तेज प्रोसेसिंग सुनिश्चित करता है। तो इसमें से कौन सा मतलब कौन सी मेमोरी है जो रैम का उपयोग करते हुए प्रोसेसिंग सुनिश्चित करता है? इसका आंसर क्या होगा? रजिस्टर। क्या होगा? रजिस्टर। देखो रजिस्टर कहाँ पे होती है? सीपीयू के अंदर। कहाँ पे होती है? सीपीयू के अंदर होती है और ये कैश से भी तेज होती है, जो प्रोसेसिंग के समय तुरंत डेटा प्रोसेस करने के लिए सीपीयू रजिस्टर का उपयोग करता है ना। अगला क्वेश्चन है, सीपीयू द्वारा एक्सेस किए जाने की प्राथमिकता क्या होती है? ऑप्शन पहला है रजिस्टर, से कैश, फिर रोम, फिर हार्ड डिस्क। दूसरा है रैम, फिर कैश, फिर रजिस्टर और हार्ड डिस्क। तीसरा ऑप्शन है हार्ड डिस्क, रैम, कैश, रजिस्टर। एंड लास्ट ऑप्शन है रजिस्टर, रैम, कैश और हार्ड डिस्क। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर क्या होगा? देखो इसका आंसर होगा पहले रजिस्टर आएगा, फिर कैश आएगा, फिर रैम और फिर हार्ड डिस्क। तो इसका आंसर होगा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। देखो इसमें थोड़ा सा बता दूँ तो इसमें जैसे जैसे आप सीपीयू से दूर जाते हैं एक्सेस टाइम क्या होता है? बढ़ता है। इसीलिए जो सीपीयू है पहले रजिस्टर में, फिर कैश में, फिर रैम में और फिर हार्ड डिस्क में देखता है ना। अगला क्वेश्चन है, किस मेमोरी के लिए रिफ्रेशिंग आवश्यक होता है ताकि वह डेटा बनाए रख सके? ऑप्शन पहला है एस रैम, दूसरा ऑप्शन है डी रैम, तीसरा ऑप्शन है रोम एंड लास्ट ऑप्शन है फ्लैश। तो बताइए कि जो किस मेमोरी के लिए रिफ्रेशिंग आवश्यक होती है ताकि वह डेटा बनाए रख सके? तो इसका आंसर हो जाएगा डी रैम। क्या होगा? डी रैम। अगला क्वेश्चन है, कैश मेमोरी और रैम के बीच मुख्य अंतर क्या है? ऑप्शन पहला है कैश स्थायी है जबकि रैम अस्थायी। दूसरा ऑप्शन है रैम सीपीयू के अंदर होती है जबकि कैश बाहर। तीसरा ऑप्शन है कैश तेज और कम होती है जबकि रैम धीमी और बड़ी होती है। एंड लास्ट ऑप्शन है दोनों में कोई अंतर नहीं है। तो बताइए कि जो कैश मेमोरी और रैम होता है उनके बीच क्या अंतर है? तो इसका आंसर होगा कैश तेज और कम होती है जबकि रैम कैसी होती है? धीमी और बड़ी होती है। तो अपन ने क्या देखा कि जो कैश मेमोरी होती है वो कैसी होती है? रैम से तेज होती है, लेकिन जो कैश मेमोरी का साइज होता है वो बहुत छोटा होता है ना, केबी या एमबी में होता है। और जो रैम का साइज होता है वो कैसा होता है? जीबी में होता है। लेकिन जो रैम की स्पीड होती है वो कैसे होती है? कैश से कम होती है ना। तो इसमें ये अंतर है, तो आपको ये याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, ईप्रोम को इरेज करने का तरीका क्या है? ऑप्शन पहला है इलेक्ट्रिकल सिग्नल, दूसरा ऑप्शन है मैग्नेटिक फील्ड, तीसरा ऑप्शन है अल्ट्रावायलेट लाइट एंड लास्ट ऑप्शन है हार्ड डिस्क रीसेट। तो बताइए कि जो ईप्रोम है उसको इरेज करने का तरीका क्या है? इसका आंसर क्या होगा? अल्ट्रावायलेट लाइट। क्या होगा? अल्ट्रावायलेट लाइट, है ना। तो देखो ईप्रोम को मिटाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? अल्ट्रावायलेट लाइट का उपयोग किया जाता है और इसे फिर से प्रोग्राम किया जा सकता है ना। तो पेपर में आ जाए कि जो ईप्रोम है उसको इरेज करने के बाद क्या फिर से प्रोग्राम किया जा सकता है? तो बिल्कुल हाँ, किया जा सकता है। तो आपको ये याद रखना है ना। अगला क्वेश्चन है,
फ्लैश मेमोरी किस प्रकार की मेमोरी फ्लैश मेमोरी किस प्रकार की मेमोरी है? ऑप्शन पहला है वॉलेटाइल और रीड ओनली। दूसरा ऑप्शन है नॉन वॉलेटाइल और रीराइटेबल। तीसरा ऑप्शन है टेम्परेरी और स्टैटिक। एंड लास्ट ऑप्शन है केवल वायुस के लिए प्रयोग की जाती है। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? फ्लैश मेमोरी किस प्रकार की मेमोरी होती है? तो फ्लैश मेमोरी नॉन वॉलेटाइल और रीराइटेबल होती है। तो इसमें क्या होता है कि नॉन वॉलेटाइल और रीराइटेबल क्या होता है ये भी देख लेते हैं। तो जो पहले तो हमने ये देख लिया कि जो फ्लैश मेमोरी होती है कैसे होती है? नॉन वॉलेटाइल होती है, यानी कंप्यूटर बंद होने पर भी डेटा सुरक्षित रहता है और इसे बार बार लिखा जा सकता है और बार बार मिटाया जा सकता है, जैसे पेन ड्राइव या SSD, है ना। तो आपको ये दोनों भी याद रखने को रहेगा। अगला क्वेश्चन है, अगर आपके कंप्यूटर में कम रैम है तो सबसे पहले क्या समस्या होगी? ऑप्शन पहला है डेटा सुरक्षित नहीं रहेगा। दूसरा ऑप्शन है कंप्यूटर जल्दी बंद हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन है मल्टीटास्किंग धीमा हो जाएगा। एंड लास्ट ऑप्शन है वायोस करप्ट हो जाएगा। तो बताइए कि अगर आपकी कंप्यूटर में जो रैम है वो कम है तो क्या होगा, है ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा? मल्टीटास्किंग धीमा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मल्टीटास्किंग धीमा हो जाएगा, है ना। और देखो अब कम रैम होने पर क्या होता है, पहले तो मैंने देख लिया कि जो मल्टीटास्किंग होता है वो धीमा हो जाता है ना। तो जो रैम होती है, तो कम रैम होने पर कंप्यूटर एक साथ कई एप्लीकेशन अच्छे से नहीं चला पाता, जिससे जो वर्चुअल मेमोरी पर लोड बढ़ता है और वो सिस्टम धीमा हो जाता है ना। तो अपन को ये याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, यदि कोई डेटा CPU, रैम, हार्ड डिस्क तक जाता है तो इसे क्या कहा जाएगा? ऑप्शन पहला है हाई लेवल ट्रांसफ़र। दूसरा ऑप्शन है मेमोरी लीक। तीसरा ऑप्शन है डेटा स्वैप। एंड लास्ट ऑप्शन है डेटा राइट ऑपरेशन। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर होगा डेटा राइट ऑपरेशन। क्या होगा इसका आंसर? डेटा राइट ऑपरेशन। अब ये डेटा राइट ऑपरेशन होता क्या है, थोड़ा अपन इसके बारे में देख लेते हैं। तो जब डेटा रैम से स्थायी स्टोरेज में भेजा जाता है तो उसे राइट ऑपरेशन कहा जाता है ना। और यह तब होता है जब आप फाइल सेव करते हैं या सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं। तो आपको ये भी याद रखना है कि जो डेटा राइट ऑपरेशन है ये मतलब किसे कहा जाता है ना। तो अपन ने देखा कि जब डेटा रैम से स्थायी स्टोरेज में भेजा जाता है तो उसे ही डेटा राइट ऑपरेशन कहा जाता है ना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी स्थायी होती है और जिसे केवल पढ़ा जा सकता है? ऑप्शन पहला है रैम। दूसरा ऑप्शन है रोम। तीसरा ऑप्शन है कैश। एंड लास्ट ऑप्शन है वर्चुअल मेमोरी। तो बताइए कि ऐसी कौन सी मेमोरी स्थायी होती है और जिसे केवल पढ़ा जा सकता है? तो इसका आंसर क्या होगा? रोम। क्या हो जाएगा? रोम। और रोम का फुल फॉर्म क्या है? रीड ओनली मेमोरी। क्या है रोम का फुल फॉर्म? रीड ओनली मेमोरी।
तो देखो अब अपन इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि जो रोम होती है वो कैसी होती है, नॉन वॉलेटाइल होती है। कैसी होती है, नॉन वॉलेटाइल मेमोरी होती है और इसका डेटा बिजली चले जाने पर भी सुरक्षित रहता है और यह स्थायी डेटा स्टोर करने के लिए उपयोग की जाती है, जिसे सामान्य रूप से बदला नहीं जा सकता, है ना। अगला क्वेश्चन है, किसी कंप्यूटर के मेमोरी एक्सेस टाइम को सबसे ज़्यादा क्या प्रभावित करता है। ऑप्शन पहला है प्रोसेसर का क्लॉक स्पीड, दूसरा ऑप्शन है कैश साइज और उसका प्लेसमेंट, तीसरा ऑप्शन है हार्ड डिस्क का आरपीएम एंड लास्ट ऑप्शन है ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्जन। तो इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर होगा कैश साइज और उसका प्लेसमेंट। तो इसका आंसर ये क्यों होगा कि जो देखो कैश जितनी बड़ी और जितना पास होगी उतना ही कम मेमोरी एक्सेस टाइम होगा, है ना। अगला क्वेश्चन है, सीपीयू से सबसे पहले कौन सी मेमोरी एक्सेस होती है। ऑप्शन पहला है रैम, दूसरा ऑप्शन है रोम, तीसरा ऑप्शन है रजिस्टर एंड लास्ट ऑप्शन है हार्ड डिस्क। तो इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर होगा रजिस्टर। तो देखो रजिस्टर कहाँ पे होता है, ये पहले भी अपन देख चुके हैं। तो कहाँ पे होता है, सीपीयू के अंदर होता है और ये सबसे तेज़ मेमोरी यूनिट है ना। और यह टेम्परेरी डेटा प्रोसेसिंग के लिए प्रयोग होती है, जैसे अरिथमेटिक, है ना, सॉरी जैसे अरिथमेटिक ऑपरेशन के लिए, है ना। तो आपको ये भी याद रखना है। अब थोड़ा सा अपन इसके बारे में देख लेते हैं। एक सेकंड में इसको थोड़ा नहीं होगा बड़ा, एक सेकंड। देखो ये अपन को सारी मेमोरी पढ़नी है। तो पहले अपन देखेंगे रजिस्टर। तो रजिस्टर कैसी है, वॉलेटाइल है। कैसी है, वॉलेटाइल है। और इसकी स्पीड कैसी है, बहुत तेज़ है। कैसी है, ये वॉलेटाइल है और इसकी स्पीड कैसी है, बहुत तेज़ है। और इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, सीपीयू में डेटा प्रोसेसिंग के लिए। कहाँ किया जाता है, सीपीयू में डेटा प्रोसेसिंग के लिए। और ये रीराइटेबल है, हाँ बिल्कुल है। अब देखते हैं अपन कैश मेमोरी। तो कैश मेमोरी कैसी है, वॉलेटाइल है, स्पीड भी इसकी तेज़ है। कहाँ उपयोग कहाँ होता है, सीपीयू के पास। और रीराइटेबल है, हाँ बिल्कुल है। अब देखते हैं रैम। तो रैम कैसी है, वॉलेटाइल है और इसकी स्पीड कैसी होती है, मध्यम यानी कि मीडियम होती है, ना ज़्यादा तेज़ होती है और ना ज़्यादा स्लो होती है ना। और उपयोग रन टाइम डेटा स्टोरेज के लिए। और रीराइटेबल है, हाँ बिल्कुल है। अगली रोम। रोम कैसी है, वॉलेटाइल है या नॉन वॉलेटाइल है। तो ये नॉन वॉलेटाइल है ना। कैसी है रोम, नॉन वॉलेटाइल है, यानी कि वॉलेटाइल नहीं है, तो मतलब नॉन वॉलेटाइल है। स्पीड कैसी है इसकी, धीमी है। और उपयोग बायोस स्टोरेज के लिए। रीराइटेबल नहीं है। अब देखते हैं ईप्रोम। तो ईप्रोम कैसी है, वॉलेटाइल है कि नॉन वॉलेटाइल है। तो ये भी अपना नॉन वॉलेटाइल है ना। तो अपन को इसमें या तो आप अपने हिसाब से लिख लीजिए कि नॉन वॉलेटाइल है, या फिर ऐसी बना लीजिए, तो आपको दोनों तरह से समझ में आ जाएगा। और इसकी स्पीड कैसी होती है, धीमी होती है। और उपयोग स्टैटिक प्रोग्राम्स के लिए। और रीराइटेबल तो यूवी से इरेजेबल, है ना। अब देखते हैं फ्लैश मेमोरी। तो फ्लैश मेमोरी कैसी है, ये भी नॉन वॉलेटाइल है अपनी। क्या स्पीड कैसी है, तेज़ है। और उपयोग एसएसडी और यूएसबी के लिए। और रीराइटेबल तो बिल्कुल हाँ। तो आपको ये सारी चीज़ें याद रखनी है ना। अगला क्वेश्चन है, बायोस किस प्रकार की मेमोरी में स्टोर होता है। ऑप्शन पहला है रैम, दूसरा ऑप्शन है फ्लैश मेमोरी, तीसरा ऑप्शन है
रोम एंड लास्ट ऑप्शन है कैश। तो बायोस किस प्रकार की मेमोरी में स्टोर होता है? तो इसका आंसर होगा रोम, है ना। अगला क्वेश्चन है डी रैम और एस रैम में मुख्य अंतर क्या है? ऑप्शन पहला है एस रैम तेज है और डी रैम सस्ती। दूसरा ऑप्शन है डी रैम नॉन वॉलेटाइल है। तीसरा ऑप्शन है डी रैम को रिफ्रेश करना पड़ता है, एस रैम को रिफ्रेश करना पड़ता है। एंड लास्ट ऑप्शन है डी रैम रजिस्टर के रूप में प्रयोग होती है। तो जो डी रैम और एस रैम है, तो इसमें मुख्य अंतर क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा एस रैम तेज है और डी रैम सस्ती है। अब अपन इसके बारे में देखते हैं कि जो एस रैम होता है तो उसमें डेटा स्टोर करने के लिए फ्लिप फ्लॉप सर्किट होते हैं। कौन से? फ्लिप फ्लॉप सर्किट होते हैं और जो तेज होते हैं और ये महंगे भी होते हैं। जबकि डी रैम में कैपेसिटर का प्रयोग होता है जिससे यह सस्ती पर धीरे होती है ना। तो आपको ये दोनों चीज़ याद रखनी है कि डी रैम कैसे होती है? धीमे होती है लेकिन सस्ती भी होती है, और एस रैम कैसी होती है? तेज़ होती है लेकिन महंगे होते हैं, है ना। और एस रैम में डेटा स्टोर करने के लिए किसका उपयोग होता है? फ्लिप फ्लॉप सर्किट का। किसका? फ्लिप फ्लॉप सर्किट्स का। और डी रैम में जो डेटा स्टोर करने के लिए प्रयोग होता है वो कौन सा होता है? कैपेसिटर, है ना। तो अपन को ये दोनों चीज़ याद रखनी है, चाहे तो आप अपनी नोट्स बना लीजिए यहीं की यहीं। अगला क्वेश्चन है वर्चुअल मेमोरी का प्रयोग किस स्थिति में किया जाता है? ऑप्शन पहला है जब कैश फुल हो जाए। दूसरा ऑप्शन है जब कंप्यूटर ओवरहीट हो। तीसरा ऑप्शन है जब रैम कम पड़ जाए। एंड लास्ट ऑप्शन है जब रोम करप्ट हो जाए। तो बताइए कि जो वर्चुअल मेमोरी है तो उसका प्रयोग किस स्थिति में किया जाता है? तो इसका आंसर होगा जब रैम कम पड़ जाए। क्या? जब रैम कम पड़ जाए, है ना। तो इसमें देखते हैं कि जब रैम में पर्याप्त जगह नहीं होती है तो ओएस हार्ड डिस्क का एक हिस्सा वर्चुअल रैम की तरह प्रयोग करता है। इसे ही वर्चुअल मेमोरी कहा जाता है ना। तो ये भी पूछ सकते हैं कि वर्चुअल मेमोरी किसे कहा जाता है। तो आपको ये याद रखना है कि जब रैम में पर्याप्त जगह नहीं होती है तो ओएस हार्ड डिस्क का एक हिस्सा वर्चुअल रैम की तरह प्रयोग करता है और इसे ही वर्चुअल मेमोरी कहा जाता है ना। तो आप अपनी लैंग्वेज में इसको लिख सकते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। अगला क्वेश्चन है मेमोरी में फ्रेगमेंटेशन की समस्या को पेजिंग किस प्रकार हल करता है? ऑप्शन पहला है रैम को फॉर्मेट करके। दूसरा ऑप्शन है फिक्स्ड साइज ब्लॉक्स में बांटकर। तीसरा ऑप्शन है सभी डेटा को एक जगह स्टोर करके। एंड लास्ट ऑप्शन है रैम को रोम में बदलकर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा फिक्स्ड साइज ब्लॉक्स में बांटकर, है ना। अगला क्वेश्चन है यदि किसी सिस्टम में थ्रेशिंग हो रही है तो इसका मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन पहला है बहुत अधिक सीपीयू स्पीड। दूसरा ऑप्शन है कम रैम और अत्यधिक पेज स्वैपिंग। तीसरा ऑप्शन है जीपीयू फेलियर। एंड लास्ट ऑप्शन है रोम करप्शन। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा कम रैम और अत्यधिक पेज स्वैपिंग। तो देखो थ्रेशिंग कब होता है? जब सिस्टम बार बार पेज स्वैप करता है जिससे परफॉर्मेंस गिरती है और रैम बढ़ाकर या वर्किंग सेट मॉडल अपनाकर इसे
बचाया जा सकता है ना। तो आपको ये दोनों चीज़ याद रखनी है कि जो थ्रेसिंग होता है ये कब होता है कि जब बार बार पेज स्वैप करता है ना, जिससे जो उसकी परफॉर्मेंस होती है वो कैसी होती है, गिर जाती है, उसमें गिरावट आ जाती है। तो जो और इसका जो सोल्यूशन है उसको कैसे बचाया जा सकता है, तो रैम बढ़ाकर या वर्किंग सेट मॉडल अपनाकर इससे बचाया जा सकता है ना। तो आपको दोनों चीज़ याद रखनी है, क्यों होता है और कैसे इसको बचाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी मेमोरी सीपीयू से सबसे दूर मानी जाती है। ऑप्शन पहला है रजिस्टर, दूसरा ऑप्शन है कैश, तीसरा ऑप्शन है रैम एंड लास्ट ऑप्शन है हार्ड डिस्क। तो इसका आंसर बताइए। दूर यानी मतलब एक्सेस करने में सबसे ज़्यादा समय लगता है ना, तो बताइए। तो इसका आंसर होगा हार्ड डिस्क। अगला क्वेश्चन है, DDR रैम का DDR क्या दर्शाता है। ऑप्शन पहला है डबल डिस्क रैम, दूसरा ऑप्शन है डायनामिक डेटा रीड, तीसरा ऑप्शन है डबल डेटा रेट एंड लास्ट ऑप्शन है डुअल ड्राइव रैम। तो जो DDR होता है वो क्या दर्शाता है। तो इसका आंसर होगा डबल डेटा रेट। क्या हो जाएगा, डबल डेटा रेट। और रैम का फुल फॉर्म मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, तो आप वहाँ से कर लेना है ना। अगला क्वेश्चन है, रोम में प्रोग्राम को संशोधित नहीं किया जा सकता है क्योंकि। ऑप्शन पहला है उसमें डेटा केवल रैम से आता है, दूसरा ऑप्शन है वह बिजली पर निर्भर होती है, तीसरा ऑप्शन है वह केवल रीड मोड में कार्य करती है एंड लास्ट ऑप्शन है वह हार्ड डिस्क से जुड़ी होती है। तो बताइए कि रोम में प्रोग्राम को एडिट क्यों नहीं किया जा सकता। तो इसका आंसर होगा वह केवल रीड मोड में कार्य करती है ना। तो रोम को सिर्फ पढ़ा जा सकता है। क्या किया जा सकता है, तो देखो इसके फुल फॉर्म से ही आपको साफ साफ पता चलता है कि जो रोम होता है उसको सिर्फ पढ़ा जा सकता है। तो इसका फुल फॉर्म क्या है, रीड ओनली मेमोरी, है ना। तो इसको सिर्फ पढ़ा जा सकता है ना। तो आपको ये याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, कैश मेमोरी किस प्रकार की मेमोरी है। ऑप्शन पहला है नॉन वॉलेटाइल और सेकेंडरी मेमोरी, दूसरा ऑप्शन है टेम्परेरी और स्लो मेमोरी, तीसरा ऑप्शन है वॉलेटाइल और हाई स्पीड मेमोरी एंड लास्ट ऑप्शन है परमानेंट और ऑप्टिकल मेमोरी। तो जो कैश मेमोरी होती है वो किस प्रकार की मेमोरी होती है, मैंने आपको ये कई बार बता चुकी हूँ, पहले लेक्चर में भी बताया है, दूसरे लेक्चर में भी बताया है। तो आप लोग बताइए। कैसी होती है, वॉलेटाइल भी होती है और हाई स्पीड भी होती है। तो कैश मेमोरी कैसी होती है, वॉलेटाइल और हाई स्पीड मेमोरी होती है। तो वॉलेटाइल मतलब कि कंप्यूटर बंद होते ही इसका डाटा मिट जाता है ना, लेकिन यह सीपीयू के बहुत पास होती है और रैम से काफ़ी तेज़ होती है। आपको ये भी याद रखना है क्योंकि पेपर में पूछ सकता है कि जो कैश मेमोरी होती है तो वह सीपीयू के पास होती है कि दूर होती, मतलब कैसे भी क्वेश्चन उसको बना सकते हैं। तो आपको ये भी याद रखना है। या फिर ये पूछ सकते हैं कि सीपीयू की सबसे पास मेमोरी कौन सी होती है, तो आपको याद रखना है कैश मेमोरी, है ना। अगला क्वेश्चन है, वर्चुअल मेमोरी का मुख्य उद्देश्य क्या है। ऑप्शन पहला है रोम को तेज़ बनाना, दूसरा ऑप्शन है कैश को रिप्लेस करना, तीसरा ऑप्शन है रैम की सीमाओं को बढ़ाना एंड लास्ट ऑप्शन है बायोस को सुरक्षित रखना।
तो बताइए वर्चुअल मेमोरी का उद्देश्य क्या है? इसका आंसर होगा रैम की सीमाओं को बढ़ाना। तो वर्चुअल मेमोरी का क्या उद्देश्य होता है? रैम की सीमाओं को बढ़ाना, है ना। तो जो वर्चुअल मेमोरी क्या करती है, जो रैम की कमी होती है उसको पूरा करती है, और यह हार्ड डिस्क के हिस्से को रैम की तरह उपयोग करके बड़ी प्रोग्राम्स को रन करने की सुविधा देती है ना। तो आपको ये भी याद रखना रहेगा। अगला क्वेश्चन है, रजिस्टर को सबसे तेज मेमोरी क्यों माना जाता है? क्या पूछा है? रजिस्टर को सबसे तेज मेमोरी क्यों माना जाता है? ऑप्शन पहला है क्योंकि यह एसएसडी पर आधारित होती है। दूसरा ऑप्शन है क्योंकि यह बायोस से जुड़ी होती है। तीसरा ऑप्शन है क्योंकि यह सीपीयू के अंदर स्थित होती है। एंड लास्ट ऑप्शन है क्योंकि इसमें पावर बैकअप होता है। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा क्योंकि यह सीपीयू के अंदर स्थित होती है ना। अगला क्वेश्चन है, डबल ईप्रोम में ई का अर्थ क्या है? ऑप्शन पहला है इफेक्टिव, दूसरा ऑप्शन है इलेक्ट्रिकली, तीसरा ऑप्शन है इनहेंस्ड, एंड लास्ट ऑप्शन है इरेजिबल। बताइए जो डबल ईप्रोम होता है उसमें ई का अर्थ क्या होता है? मैंने आपको पहले ही बताया है कि जितने भी अपने मेमोरी में जो है तो इसके अपन को सारे ही फुल फॉर्म याद करने हैं, क्योंकि पेपर में फुल फॉर्म से ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो बताइए ई क्या दर्शाता है? तो ई इलेक्ट्रिकली दर्शाता है, या इसका ई का अर्थ इलेक्ट्रिकली हो जाएगा। और इसका फुल फॉर्म क्या है तो मैं आपको बोल रही हूँ, तो आप लोग चाहे तो नोट कर सकते हैं ना। डबल ईप्रोम का फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रिकली इरेजिबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। फिर से बोल देती हूँ, इसका फुल फॉर्म है इलेक्ट्रिकली इरेजिबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, है ना। अगला क्वेश्चन है, मेमोरी हायरार्की में सबसे नीचे कौन सी स्टोरेज होती है? ऑप्शन पहला है कैश, दूसरा ऑप्शन है रैम, तीसरा ऑप्शन है हार्ड डिस्क, एंड लास्ट ऑप्शन है रजिस्टर। तो बताइए जो मेमोरी हायरार्की होता है तो उसमें सबसे नीचे कौन सी स्टोरेज होती है? इसका आंसर होगा हार्ड डिस्क। तो सबसे नीचे कौन सी होती है? हार्ड डिस्क होती है ना। अगला क्वेश्चन है, कौन सी मेमोरी सबसे ज़्यादा बिजली खर्च करती है? ऑप्शन पहला है एस रैम, दूसरा ऑप्शन है डी रैम, तीसरा ऑप्शन है रोम, एंड लास्ट ऑप्शन है फ्लैश। तो बताइए कौन सी मेमोरी सबसे ज़्यादा बिजली खर्च करती है? तो इसका आंसर होगा एस रैम। तो जो एस रैम मेमोरी है यह सबसे ज़्यादा बिजली खर्च करती है ना। तो देखो अब क्यों करती है, तो एस रैम में फ्लिप फ्लॉप सर्किट होते हैं जो लगातार चालू रहते हैं। कैसे होते हैं? फ्लिप फ्लॉप सर्किट होते हैं जो लगातार मतलब चालू रहते हैं, जिससे यह तेज हो जाती है लेकिन अधिक बिजली खर्च करती है। जो ये फ्लिप फ्लॉप सर्किट होते हैं कैसे होते हैं? लगातार चालू होते हैं, जिससे यह तेज तो होती है लेकिन कैसी बिजली अधिक खर्च होती है इसमें, है ना। यही कारण है कि इसे लिमिटेड स्थानों पर ही प्रयोग किया जाता है। तो जो एस रैम होता है इसे बहुत मतलब कम, बहुत ही लिमिटेड जगह पर ही यूज़ किया जाता है ना। अगला क्वेश्चन है, कैश मेमोरी किस प्रिंसिपल पर आधारित है? ऑप्शन पहला है लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस,
दूसरा ऑप्शन है बाइनरी लॉजिक, तीसरा ऑप्शन है क्लाउड स्टोरेज एंड लास्ट ऑप्शन है डेटा कंप्रेशन। तो बताइए कि जो कैश मेमोरी होती है वह किस सिद्धांत पर कार्य करती, किस सिद्धांत पर आधारित होती है? तो इसका आंसर होगा लोकलिटी ऑफ रेफरेंस, है ना। तो जो कैश मेमोरी है वह लोकलिटी ऑफ रेफरेंस प्रिंसिपल पर आधारित है ना। तो कैश मेमोरी अपन ने ये देख लिया कि लोकलिटी ऑफ रेफरेंस पर कार्य करती है ना। इसमें जो डेटा होता है वो एक बार एक्सेस हुआ और उसे फ्यूचर में फिर से एक्सेस किया जाएगा। जैसे इसमें कोई भी डेटा एक बार एक्सेस कर दिया तो उसे फ्यूचर में फिर से एक्सेस किया जाएगा, है ना। अगला क्वेश्चन है, DRAM को बार बार रिफ्रेश क्यों करना पड़ता है? ऑप्शन पहला है वह CPU से दूर होती है, दूसरा ऑप्शन है उसकी संरचना में कैपेसिटर होते हैं, तीसरा ऑप्शन है वह सस्ती होती है एंड लास्ट ऑप्शन है वह SSD से जुड़ी होती है। तो बताइए कि जो DRAM होती है उसको बार बार रिफ्रेश क्यों करना पड़ता है? इसका आंसर होगा उसकी संरचना में कैपेसिटर होते हैं। क्या हो जाएगा इसका आंसर कि उसकी संरचना में कैपेसिटर होते हैं। देखो, तो जो DRAM होता है तो DRAM में प्रत्येक बिट एक कैपेसिटर में स्टोर होता है। कितना? तो जो बिट होता है तो प्रत्येक बिट एक कैपेसिटर में स्टोर होता है जो समय के साथ डिस्चार्ज हो जाता है, इसीलिए उसे बार बार रिफ्रेश करना आवश्यक होता है ना। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर आर्किटेक्चर में मेमोरी बॉटलनेक का क्या मतलब है? ऑप्शन पहला है जब प्रोसेसर धीमा हो, दूसरा ऑप्शन है जब हार्ड डिस्क फुल हो, तीसरा ऑप्शन है जब CPU को मेमोरी की तुलना में ज़्यादा गति से डेटा चाहिए एंड लास्ट ऑप्शन है जब बायोस काम ना करे। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर होगा जब CPU को मेमोरी की तुलना में ज़्यादा गति से डेटा चाहिए, है ना। तो देखो, जो मेमोरी बॉटलनेक होता है तो कब होता है? तो जो मेमोरी बॉटलनेक होता है तब होता है जब CPU बहुत तेज़ी से काम करता है। कैसे काम करता है? CPU बहुत तेज़ी से काम करता है लेकिन उसे आवश्यक डेटा मेमोरी से उतनी तेज़ी से नहीं मिल पाता। तेज़ी से काम तो करता है लेकिन जो उसे डेटा की जो उसे आवश्यक डेटा मेमोरी होता है तो उसे मेमोरी से उतनी तेज़ से नहीं मिल पाता। इससे सिस्टम की परफॉर्मेंस धीमी हो जाती है या गिर जाती है। तो ये आपको याद रखना है। तो फ्रेंड्स, आज हमारे इतने क्वेश्चन हो गए, तो हो सकता है हमें इसका एक और लेक्चर करवाना पड़े क्योंकि अभी हमारे ये पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुए हैं, फिर ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। इसीलिए आज हम बस इतने ही करवाएंगे, आगे के हम नेक्स्ट लेक्चर में करवा देंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। और सेशन वाइंड अप करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो हमारे क्लास की PDF होती है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी और टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, वहां से आप ऐड हो सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का सेशन हम यहीं वाइंड अप करते हैं। कल फिर मुलाकात होगी ऐसे ही मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।